हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। क्लास 10th एसएसटी के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें ऑलरेडी हम पार्ट वाइज जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ चुके हैं और जो यस ऑफ कोर्स आज जो है वो लास्ट टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे? नेशनलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या होता है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं और इंपेरियलिज्म क्या होता है उसको हम कनेक्ट करवाएंगे किससे? नेशनलिज्म का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। और फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंपेरियलिज्म, क्योंकि हम ये तो जानते हैं नेशनलिज्म क्या होता है, बट इंपेरियलिज्म न्यू कीवर्ड है और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। डोंट वरी, अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो देखना बेटा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म क्या होता है? एक पैट्रियोटिक फीलिंग आना अपने किसके लिए? कंट्री के लिए। ठीक है, एक नेशन स्टेट बिल्ड करना, जो कि अभी तक चैप्टर में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, कैसे नेशन स्टेट बना। तो वो हो गया हमारा नेशनलिज्म। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंपेरियलिज्म की, तो इंपेरियलिज्म होता है बेटा, मान लो इंडिया है, ठीक है, एक कंट्री है, नेशन स्टेट है, बट वो चाहता है कि भाई जो यूएसए है या फिर नेबर कंट्री लेते हैं, वो चाहता है कि नेपाल जो है ना वो मेरे से आगे नहीं हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो डाइवर्स में हो, चाहे वो एनी टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में हो। या फिर जो इंडिया है वो चाहता है कि अपना जो रीजन है और बढ़ाया जाए, मतलब पाकिस्तान वाला भी रीजन अपना होना चाहिए, नेपाल वाला रीजन भी अपना होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का भी अपना होना चाहिए, तो ये सारे चाइना वाला रीजन आ जाए। तो ये होता है इंपेरियलिज्म। दैट्स मीन कि अपने जो एरिया है या अपना जो कंट्री है या जो अपना नेशन स्टेट है उसको और एक्सपैंड करना, दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बट ये यूरोपियन कंट्रीज ने कैसे इंपेरियलिज्म किया? नेशनलिज्म तो हो गया, सारी कंट्रीज नेशन स्टेट बन चुकी है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और सारे इटली, ये सारे नेशन स्टेट बन चुके हैं। बट नेशन स्टेट बनने के बाद में इनको एक फीलिंग्स आती है कि भाई हमें अपनी जो कंट्री है ना, अपना जो स्टेट है उसको और एक्सपैंड करना। तो वो क्या किया? यूरोपियन कंट्री आपस में ही लड़ने लगे, किसके लिए? अपना नेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो बाय डायग्राम हम समझते हैं, डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं बेटा। यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, ये क्या होता है? ये सारा यूरोपियन कंट्री है और ये जो रीजन हुआ करता था वो आता था किसके? ओटोमैन एम्पायर के अंदर, ओटोमैन एम्पायर के अंदर। ओके, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले फर्स्टली वॉच पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसके बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, ओटोमैन एम्पायर में एक बाल्कन रीजन था। क्या था? बाल्कन रीजन था। मान लीजिए ये अगर हम बोल रहे हैं तो ओटोमैन एम्पायर में एक बाल्कन रीजन था। ये बाल्कन कोई राजा नहीं था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाल्कन रीजन था जो ओटोमैन एम्पायर के अंदर आता था। अब बाल्कन रीजन में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया यहाँ पे है। ये दोनों आपस में क्या करने लगे? ये सीरिया है बेटा और ये क्या है? ऑस्ट्रिया है। ये दोनों क्या करने लगे? आपस में लड़ने लगे। तो आपस में लड़े किसके लिए? कि अपने जो एम्पायर है या सॉरी अपना जो स्टेट, नेशन स्टेट है, उसको स्टेट को और बढ़ाना है। तो अब ऑस्ट्रिया का क्या हेल्प करने कौन पहुंचता है? जर्मनी। कौन पहुंचेगा? जर्मनी। ये आपस में ये लड़ने लगे, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो नेशन स्टेट बन चुके हैं, वो आपस में ये लड़ने लगे। और ये जो सीरिया आप देख रहे हैं बेटा, उसको रशिया हेल्प करने के लिए पहुंचा। और इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसका ही रीजन बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, जो कि कब हुआ था?
1914 में। कब हुआ था बेटा? 1914 में। तो ये सारे हमने समझा कि ओटोमैन एम्पायर में एक बाल्कन रीजन था जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्री आपस में क्या करने लगी, लड़ाई करने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि जिस भी कंट्री से जिसका अच्छा मतलब रिलेशन था वो एक दूसरे के हेल्प करने के लिए पहुंचे। तो ऑस्ट्रिया के पक्ष में बेसिकली कौन आया? जर्मनी। और सीरिया का कौन करने आया हेल्प? रशिया। और इसके बाद में एक से एक कंट्री आपस में जुड़ने लगी और क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हुआ यहाँ से। अच्छा, अब इसके पीछे रीजन क्या था? क्यों ये जो कंट्रीज थी, क्यों ये स्टेट जो थे वो इंपेरियलिज्म पे क्यों आए? ठीक है, बेसिकली हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंपेरियलिज्म एज क्वार्टर्स ऑफ 19th सेंचुरी। कितना हो जाएगा? 19th सेंचुरी मतलब 1875 से लेकर कहां तक? 1900 तक। ये किसका रीजन था? जो नेशनल या नेशन स्टेट था, जो नेशनलिज्म था, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? इंपेरियलिज्म में। किसमें बेटा? क्योंकि एक बार आजादी पाने के बाद में इन लोगों में आ गया कि अपने जो स्टेट, अपने जो नेशन है उसको और क्या किया जाए? एक्सपेंड किया जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो फिर कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा किसका? आपस में आपस में कंट्रियों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एज क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, इंटॉलरेंस बाल्कन बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर, rivalry nationalism aligned with imperialism cause of World War First, as I told you। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वाज नाउ सेम एवरीवेयर। मतलब जो नहीं, आइडिया जो नेशनलिज्म था तो वो हर जगह पर क्या था? एक जैसा था। बट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वाज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। ओके, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। Nationalism was no longer retained after the last quarter of the 19th century. After 1871 के बाद में most ancient area was called the Balkan region, compromising modern day by। अब उसमें जो बाल्कन रीजन था उसमें जो कंट्रीज थी वो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस। जब ये क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेट हुआ था। बाल्कन रीजन जब क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेट हुआ था, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो किस किस कंट्री में वो जाके क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेट। ग्रीस हो गया, मैसेडोनिया हो गया, क्रोशिया हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। ठीक है, ये सारी कंट्री बाल्कन रीजन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में आए। अब क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर मेड द बाल्कन region explosive, and through the 19th century they strengthened themselves through modernization and internal reform. Due to various conflict, Balkan become areas of intense conflict। और बाल्कन के जो अलग अलग कंट्री थे आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। ठीक है, मतलब उनको अपने रीजन को क्या करने के लिए? स्प्रेड करने के लिए इतना ज्यादा उन लोगों में आपस में कंट्रियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरीके से कि हमारा जो कंट्री है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, हम दूसरे कंट्री के जो रीजन है उसको हड़प रहे हैं। तो इस तरीके से उनको ये देखने को मिला कि बाल्कन बिकम एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट और इनके बीच में क्या हुआ? लड़ाई स्टार्ट हो गया। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इंटेंस rivalry built among the European powers over the trade and colonies as well as naval and military might। और आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्री थी सबसे ज्यादा वो कोई भी कंट्री मिलिट्री पे बहुत ज्यादा क्या करती थी? ध्यान देता था कि उनकी जो मिलिट्री पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट जाके उनका जो एक इंटेंस होता था, उनका जो इंटेंशन होता था एक रीजन या अपनी कंट्री को स्प्रेड करने का, इसलिए वो अपने मिलिट्री पावर पे ज्यादा ध्यान देते थे। which led the series of wars and region and finally the first world war। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा? 1914 में। अच्छा, एक नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था।
उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कभी मैं सेपरेट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे वीडियो लेकर आऊंगी, वो आप देखिएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कैसे मजबूर कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या कंडीशन रखा था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हमारा साथ देते हो, ब्रिटेन ने ये शर्त रखी, ये कंडीशन रखा कि अगर आप हमारा साथ देते हो जो इंडियंस थे, तो मैं आपकी कंट्री को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, फ्रीडम मिल जाएगी आपको। तो इस कंडीशन में जो इंडियंस थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किए, पार्टिसिपेट किए। ऑल्दो उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि सारा कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच हो रहा है, वो तो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इंडिया को पार्टिसिपेट कैसे करना पड़ा, या अदर और कंट्री कैसे जुड़ी, तो वो तो एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। सो बेटा, होता है चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश, जो कि हमने पार्ट 5 में इस चैप्टर को फिनिश किया है, क्या, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और देखते रहिए, हाई एंड सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।